दोस्तों, अगर आपके दिल की नसों में ब्लॉकेज हो गया है तो आपके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा हो सकता है? देखिए, इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं आज के टाइम पे। सोशल मीडिया पे जब आप जाओ तो इतने तरह के वीडियोस मिलते हैं। एक बार मुझसे एक पेशेंट ने कहा था कि आज के टाइम पे जितने तो डॉक्टर नहीं, उससे ज़्यादा तो वैद्य निकल के आ गए हैं। और कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी है, क्योंकि आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में जाओ, होम्योपैथी में जाओ, आयुर्वेदा में जाओ, उनके एड्स चल रहे हैं, उनके वीडियो कंटेंट आ रहे हैं। और ऑब्वियसली जो लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत कर रहा है, ज़्यादातर लोग जो चीज़ें अपने से देख रहे हैं, जो एविडेंस देख रहे हैं, पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका मतलब एक तो समझ में आता है कि सारी चीज़ें ना तो पूरी तरह से सही है, ना तो पूरी तरह से गलत है। अब एज ए पेशेंट को ये कई बार समझ में नहीं आता कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूँ, कि मैं होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लूँ, कि मैं नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लूँ, या मैं सर्जरी करा लूँ, स्टंट डलवा लूँ, बाईपास करवा लूँ। और इसी कड़ी में आज के टाइम पे एक नया ट्रीटमेंट आ गया जिसको बोला जाता है ईईसीपी ट्रीटमेंट, जो कि हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, जिन पेशेंट्स को चलने में पेन होता है, एंजाइना होता है, और जिन पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग कम हो गई हो, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है कि इससे मरीज को काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों, जो आज के वीडियो का टॉपिक का जो कंटेंट है ना, वो बेसिकली मरीज की साइकोलॉजी और जो आज के टाइम पे अवेलेबल ऑप्शन है उसके बारे में एक तुलना करने पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि दिल की बीमारी एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। हमारे खाने पीने, आहार, दिनचर्या में असंतुलन की वजह से होती है। तो एक लाइन में अगर कोई पूछे कि हार्ट की बीमारी का असली इलाज क्या है, तो जो बीमारी का कारण है वही बीमारी का इलाज भी है। संतुलित आहार, हर दिन पर्याप्त मात्रा में फल खाना, सलाद खाना, अंकुरित अनाज लेना, 8 घंटे की नींद लेना, शाम को समय पे खाना खा लेना, एक डिसेंट फिजिकल एक्टिविटी करना, लगभग 7-8 हज़ार स्टेप्स हर दिन वॉक करना, ये देखा जाए तो बीमारी का वास्तविक इलाज है, ना कि एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ईईसीपी। ये सारी चीजें सेकेंडरी आती हैं। पहली चीज होती है जिस कारण से वो बीमारी हुई है, उस बीमारी को ठीक करो। इसके ऊपर कई सारी स्टडीज भी की गई हैं, कई सारे क्लिनिकल ट्रायल भी किए गए हैं। और इसी कड़ी में 2014 में डॉक्टर कैटबर्डी एसेलस्टाइन ने एक मेजर स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने 198 पेशेंट्स को, जिनकी की ऑलरेडी पहले सर्जरी हो चुकी थी, बाईपास हो चुकी थी, उनको रेफ्रेक्टरी एंजाइना था, उनको एक अच्छे लाइफस्टाइल प्रोग्राम पे 3.7 ईयर्स के लिए रखा। और रखने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें जितने पेशेंट ने उस डाइट प्लान को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया, इसका मतलब यह है कि 198 में से करीब 177 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने उस लाइफस्टाइल प्रोग्राम को बहुत अच्छे से फॉलो किया, और उन पेशेंट्स में केवल एक मेजर कार्डियक इवेंट देखने को मिला। जबकि जिन मरीजों ने उस लाइफस्टाइल प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया, उसमें उसी 3.7 ईयर्स के बीच में 62% पेशेंट ऐसे थे जिनको की मेजर कार्डियक इवेंट देखने को मिला। इसका एक ही मतलब था, यहाँ पे अभी हम किसी ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ना एंजियोप्लास्टी, बाईपास, गोली, दवाई, कुछ नहीं, केवल और केवल एक अच्छा लाइफस्टाइल। और केवल ये करने से हार्ट अटैक का खतरा लगभग कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ कहा 177 में केवल एक केस, और कहा दूसरा 21 में से करीब 14-15 केस। मतलब 21 में से कहा 14-15 लोगों को हार्ट अटैक आया, और वहां 177 में से केवल एक को। क्यों? क्योंकि उन 177 लोगों ने एक बहुत अच्छी आहार और दिनचर्या को फॉलो किया। इसमें एक चीज और भी है, ये सारी की सारी चीजें बताई जा रही हैं पहले दिन से। जब इंसान ने सही आहार, सही दिनचर्या को फॉलो करना शुरू किया, तो ब्लॉकेज होने के बाद भी, स्टंट लगा है, बाईपास लगा है, ब्लड सप्लाई कम है, सब कुछ होने के बाद भी उनको हार्ट अटैक नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट केवल हमारा लाइफस्टाइल है। और आज के टाइम पे मैं किसी और ट्रीटमेंट के बारे में बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ी सी बायसिंग हो जाएगी। अब ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, जो पूरी दुनिया में सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। आमतौर पे मरीज को अगर अचानक से हार्ट अटैक हो गया, वो हॉस्पिटल जाता है, तो उस टाइम पे स्टंट लगाना वो एक जरूरत भी होती है, क्योंकि अगर स्टंट नहीं लगाया गया, उस टाइम पे एंजियोप्लास्टी नहीं की गई, तो हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो जाएगा, और डैमेज हो जाएगा तो हार्ट कमजोर हो जाएगा, पहले से कम खून पंप करने लगेगा। तो वहां पे इसकी जरूरत होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग 95% से ज्यादा पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल पेशेंट होते हैं। उनको हो सकता है चलने में दर्द हो रहा हो, और जब वो रुक जाते हैं तो दर्द चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि उनको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है। तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास उसके लिए किया जा रहा है। तो क्या स्टंट लगाने या बाईपास सर्जरी करने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है? ये जो अभी मैंने स्टडी बताई, उससे ये साफ साफ समझ में आता है कि हार्ट अटैक का खतरा उससे कम नहीं होता। और इसके ऊपर पिछले करीब 30 सालों के ऊपर ऐसे 5 सबसे बड़े जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया है। उसमें करेज ट्रायल है, फेम ट्रायल है, इस्कीमिक हार्ट ट्रायल है, बारी टूटी ट्रायल है, ऑर्बिटा ट्रायल है। ये 5 स्टडीज बताती हैं कि स्टंट लगाने या बाईपास सर्जरी करने से भी ना तो हार्ट अटैक का खतरा 1% कम होता है, ना तो किसी की उम्र बढ़ती है।
तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि अगर आपके कहीं ब्लॉकेज है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सिम्टम्स में रिलीफ देना। सिम्टम्स में रिलीफ देना मतलब आपको चलने में जो एंजाइना हो रहा है उस एंजाइना से रिलीफ देना। तो कहने का मतलब है ट्रीटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिम्टम्स में रिलीफ देना होता है, ना कि हार्ट अटैक के खतरे को कम होना है। लेकिन जो मरीज होता है ना, उसके दिमाग में ठीक उल्टा पोर्ट्रेट किया जाता है कि अगर इसको नहीं खोला तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और जो बाकी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, ईईसीपी है, जो डॉक्टर होते हैं जो नॉर्मली सर्जरी करते हैं, वो क्या होता है, वो बोलते हैं, वो उनकी अच्छा खासा मजाक उड़ाते हैं कि ये ट्रीटमेंट तो लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसका करने का कोई फायदा नहीं होता, हार्ट की पंपिंग कम हो गई है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसमें 95% चीजें गलत होती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव केवल चेस्ट पेन में रिलीफ देना है, चाहे वो एंजियोप्लास्टी से हो। तो जब पेशेंट को उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक के खतरा, जो हार्ट अटैक का खतरा है, उसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, चाहे हम सर्जरी करें या ना करें, तो व्हाई नॉट टू ट्राई अदर ऑप्शंस। अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, वो चलता है, पेन होता है, तो 1 महीने 2 महीने अगर वो आयुर्वेदिक थेरेपी कर लेता है, नेचुरोपैथी कर लेता है, होम्योपैथी कर लेता है, या डाइट चेंजेस कर लेता है, या ईईसीपी कर लेता है, उसको अगर उस पेन में रिलीफ मिल जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है जो अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और वो ये है कि अगर कोई लेट से एंजियोप्लास्टी या बाईपास कराता है, तो क्या उसका बीपी ठीक होगा? क्या उसका शुगर ठीक होगा? क्या उसका वेट लॉस होगा? आंसर इज नो। लेकिन जो बाकी ट्रीटमेंट है, चाहे आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथिक, हम सभी जानते हैं कि बाकी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल के साथ जुड़े होते हैं। उसमें बहुत ज्यादा आहार, दिनचर्या और हमें अपने आदतों पे कंट्रोल करना होता है। इस तरह से वो ट्रीटमेंट पूरा रेगुलेट करके दिया जाता है। तो अब आप सोचिए, कोई अगर किसी अल्टरनेटिव मेथड पे जाता है तो उसका बीपी भी कंट्रोल होगा, उसका शुगर भी कंट्रोल होगा, उसका वेट भी कम होगा, उसकी स्लीप क्वालिटी भी बेटर होगी। मतलब बाकी रिस्क फैक्टर को वो कम कर रहा है। हाँ, उसमें टाइम जरूर ज्यादा लग रहा है, लेकिन बाकी रिस्क फैक्टर को भी कम कर रहा है। सेम एप्लीकेबल फॉर द ईईसीपी। जो पेशेंट एंजियोप्लास्टी या बाईपास के लिए जाता है, क्या उसका बीपी कंट्रोल होता है? क्या उसका HbA1c डायबिटीज कम होता है? क्या उसकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है? क्या उसका वेट लॉस होता है? दूसरी चीज, स्टंट डालने वाले पेशेंट्स में कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके हार्ट की पंपिंग बढ़ती है? बहुत कम। लेकिन अगर आप ईसीपी कराने के लिए जाते हैं तो कितने पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग बढ़ती है? ऑलमोस्ट सब की। और अगर थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं एक आध पेशेंट ऐसा है जिसकी पंपिंग नहीं भी बढ़ी, तो हार्ट की पंपिंग से ज्यादा जरूरी पैरामीटर होता है एंटी प्रोबीएनपी, हार्ट की मसल्स पर लोड कितना है। आप एंजियोप्लास्टी कर या बाईपास करके देख लो, एंटी प्रोबीएनपी के लेवल पे कितना फर्क पड़ता है। और दूसरी तरफ आप ईसीपी करा के देख लो, आपके एंटी प्रोबीएनपी के लेवल पे कितना फर्क पड़ता है। लेकिन ये थोड़े टेक्निकल टर्म होते हैं, डॉक्टर को तो पता होते हैं, मरीज को नहीं पता होते। तो मरीज तो ये सोचता है जी मेरी ब्लॉकेज खुली नहीं खुली, अच्छा खुल गई तो इलाज हो गया, मैं ठीक हो गया, नहीं खुली तो इलाज नहीं हुआ। लेकिन जो साइंस है ना, इसके ठीक उल्टा है। तो अगेन मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करूंगा, सबसे अच्छा इलाज होता है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपका सही आहार, सही दिनचर्या ही सबसे बड़ा इलाज है। ये समय के साथ ब्लॉकेज भी खोलेगा, बीपी भी ठीक करेगा, वेट भी कम करेगा, डायबिटीज भी ठीक करेगा, स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा, सब कुछ इंप्रूव करेगा। इसके बाद अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे पेशेंट को अल्टरनेटिव मेडिसिन पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले, चाहे वो स्नेहन स्वेदन चिकित्सा है, चाहे वो होम्योपैथी की दवाएं ले, क्रेटेगस, कैक्टस, अर्जुना, एस्ट्रोफेंथस, डोनिस, वर्नालिस, दुनिया भर की दवाएं हैं जो यूज की जाती हैं पेशेंट्स को सिम्टम्स में रिलीफ देने के लिए। ब्लड प्रेशर के लिए नेटमोर है, रोल्फिया सर्पेंटाइना है, एलियम सेटाइवा है, बिल्कुल उसी तरह से दवाएं होती हैं। इसके अलावा मरीज अगर किसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए जाता है जैसे ईईसीपी, तो इन सारी चीजों का पर्पस क्या है? ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना, हार्ट की पंपिंग को बढ़ाना, और जो पेशेंट को चलने में पेन हो रहा है उससे रिलीफ देना। तो एंजियोप्लास्टी बाईपास एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर पेशेंट को बाकी चीजों से आराम नहीं मिल पा रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं हो पा रही है, तो वो ट्रीटमेंट भी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन एक चीज होती है ना, हमेशा मिस यूज, कि जिस चीज से ज्यादा पैसा आता है उसको ज्यादा प्रमोट करो। अब एक आयुर्वेदिक सेंटर चलाने वाला जो बंदा है, जो एक थेरेपिस्ट है या प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर है, महीने में अपने सेंटर से कितना पैसा कमा लेगा? मे बी 2 लाख 3 लाख, जिसमें लाख 1.5 लाख उसके खर्चे हो जाएंगे। वो तो केवल सर्वाइव कर रहा है। एक ईसीपी सेंटर चलाने वाला कितना पैसा कमा लेगा? मे बी 2 लाख 3 लाख। वो तो वो बहुत सारे खर्चे तो उसके सर्वाइवल में निकल जाएंगे। लेकिन एक सर्जरी का, एक अकेले सर्जरी का कॉस्ट जो होता है, अकेले 4-5 लाख रुपए हो जाता है। और टाइम कितना लगता है? 15 to 30 मिनट्स मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो पूरी दुनिया में चीजें बदल गई है ना, सलाह उसकी दी जाती है जिससे सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, पैसे का फायदा हो, हेल्थ का फायदा नहीं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगली बार जब भी आपको कोई बोले ना कि आपके ब्लॉकेज है, आपको ये करना चाहिए, तो पहले अपनी रिसर्च करिए, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। और जो डॉक्टर बोलते हैं ना गाइडलाइंस में हम फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस नहीं, हमको एविडेंस के बेसिस पे ट्रीटमेंट करना चाहिए, हमको साइंस के बेसिस पे ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा है, राइट। ये गाइडलाइंस
और ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये हमारी लाइफ इंप्रूव नहीं करते, क्योंकि जितनी भी स्टडीज है, साइंस है ना, इसको सपोर्ट नहीं करता। इस वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।